हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सर और आज मैं फिर से उपस्थित हूं अपने इस YouTube चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पर। और देखिए, जैसा कि पिछले क्लास के वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का स्थानांतरण, अर्थात एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट की जाती है, इसकी चर्चा मैं पिछले क्लास के वीडियो में कर रहा था। और साथ ही मैं कुछ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके बताया भी था, जैसे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव किए थे, अफर्मेटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से अफर्मेटिव। जैसा कि मैं बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग को पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोगों को कितने प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन देखना था, तो हम लोग को पूरा जो इसमें देखना है, एक देखना था अफर्मेटिव, क्या देखना था, अफर्मेटिव टू निगेटिव, अफर्मेटिव टू निगेटिव। सेकेंड देखना था निगेटिव टू अफर्मेटिव। और थर्ड हम लोग को इसमें जानना है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इस तरह से। और फोर्थ हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। और फिफ्थ जानना है हम लोग को एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव। और सबसे लास्ट जानना है कि हाउ टू मेक इम्फैटिक, हाउ टू मेक इम्फैटिक। देखिए, पिछला क्लास में बिल्कुल मैं ट्रिक के द्वारा वर्णन किया था, एक मैंने बहुत ही अच्छा धांसू ट्रिक दिया था आप लोगों को सेंटेंस पहचानने के लिए। निगेटिव सेंटेंस मैं कैसे पहचानूंगा, जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि नो या नॉट रहेगा तो निगेटिव, जो कि आपका सोच गलत है। और भी नेगेटिव वर्ड हैं जो अगर सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, जिसके लिए कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा, जो पिछला क्लास की वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उस वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ट्रिक दिया था, न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल। इस स्कूल के नाम से आप लोग नेगेटिव सेंटेंस पहचान सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिना कोई समस्या के। कोई आपको समस्या नहीं होगा अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, तो आपको पहचान बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस एकदम देखते ही पहचान लीजिएगा। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पेज पे जाइए, वहां से वीडियो में जाकर के आप वो वाला वीडियो जरूर देख लें और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वहां से मैं ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत किया था। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 की, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 पहले बन चुका है, जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कशन किया था अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का। साथ ही मैं ये भी चर्चा किया था ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी होती है। ये सारी बातों का मैं चर्चा पिछले क्लास के वीडियो में किया था। आप वो वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो वाला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद आप ये वीडियो भी जरूर देख लें। क्योंकि यदि आप दोनों वीडियो देख लेते हैं, यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन का वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने में जरा सा भी, थोड़ा सा भी, एकदम कहा जाए तो एकदम इतनी सा भी, मतलब ये कहते हैं थोड़ा सा, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी यदि आप दोनों वीडियो देख लेते हैं तो। और आप दोनों वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। यदि सेंटेंस असर्टिव में रहेगा तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। अगर असर्टिव में सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए देखिएगा ध्यान से। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का नियम हम लोग चल रहे हैं आज तीसरा नंबर ट्रांसफॉर्मेशन में, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, अर्थात असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का नियम। देखिए, मैं पहले ही बोला हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। जो सेंटेंस बदले परंतु अर्थ नहीं। जैसे आप लोग पता होगा कि कहीं भी अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो पढ़ने के बाद आपको लास्ट मिलता है टीसी,
क्या मिलता है? टीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि टीसी का मतलब क्या होता है। तो टीसी का मतलब क्या होता है, ये बात आप लोग समझ लीजिए कि टीसी का मतलब क्या होता है। टी का मतलब होता है ट्रांसफर और सी का मतलब होता है सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अर्थात हिंदी में अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अर्थात यदि आप कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, 8th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो इस तरह से हर जगह पे अलग अलग, जैसे हम लोग को 8th पास जब करते हैं तो 8th में मिलता है क्या? टीसी मिलता है। क्या मिलता है? टीसी। जो टीसी होता है उसी से हमें आगे 9th में एडमिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे 8th जब हम पास करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, जब 8th क्लास अगर आप पास करते हैं तो आपको टीसी मिलेगा, जिससे आपको 9th में एडमिशन होता है। किसमें? 9th में एडमिशन होता है। 8th पास करने के बाद जो हमें मिलता है, जो हमें हासिल करते हैं, वो होता है टीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हिंदी में अगर बोला जाए तो हम लोग कहते हैं क्या है कि इसको हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं 9th क्लास में। जब 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे 2 साल तक रहते हैं। कोई कोई स्कूल ऐसे भी होते हैं जो इंटरमीडिएट तक होते हैं, तो वहां पे 4 साल रहते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप 9th वहां पढ़े, 10th पढ़े, तो जब 10th पास करते हैं, अगर कोई बच्चा जब 10th पास करता है तो उसे टीसी नहीं मिलता है, उसे एसएलसी मिलता है। एसएलसी, टीसी। देखिए 8th क्लास में मिलता है टीसी। क्या मिलता है? टीसी। लेकिन जब 10th पास करता है तो मिलता है एसएलसी। क्या मिलता है? एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसका मतलब होता है विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र। अर्थात विद्यालय का आप त्याग कर रहे हैं, जो विद्यालय में आप पढ़ रहे थे, 10th पास कर चुके हैं और अब उस विद्यालय से अपना संबंध हटा रहे हैं, और इसके बाद यही एसएलसी से आपको 11th क्लास में एडमिशन होता है। 11th क्लास में। और जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आप वहां से इंटरमीडिएट करते हैं। इंटर जब पास करते हैं, क्या पास करते हैं? इंटर जब पास करते हैं, तो जब आप इंटर पास कर जाते हैं तब आपको मिलता है सीएलसी। क्या मिलता है? सीएलसी। देखिए टीसी और उसके बाद एसएलसी और अब मिला सीएलसी। अब ये सीएलसी क्या है? तो सीएलसी का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र। अर्थात आप जो महाविद्यालय कॉलेज में जो पढ़ रहे थे, आप उस कॉलेज को क्या कर रहे हैं? परित्याग कर रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं, और छोड़ करके आगे जो है आप जो है ग्रेजुएशन की ओर बढ़ते हैं, ग्रेजुएट करने के लिए। जी हाँ, तो इस तरह से आप लोग फिर ग्रेजुएट करते हैं, फिर आगे बहुत सारे पढ़ाई हैं। देखिए सबसे मेन कड़ी होता है आपके जीवन में 10th, क्योंकि 10th जो है वो एक पहला स्टेप है और सबसे बड़ा जंक्शन है। क्योंकि जैसे ही 10th आप पास करते हैं तो यहीं से आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य शुरू होता है। जैसे आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है या आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको क्या करना है यहीं से तय करना होता है। और आपको पता होगा कि 10th के बाद जो 11th में लोग एडमिशन लेते हैं उनका 3 सेक्टर होता है। एक साइंस सेक्टर होता है, एक आर्ट्स सेक्टर होता है, और एक जो होता है वो आपका कॉमर्स सेक्टर होता है। जैसे देखते होंगे कोई बच्चा कहता होगा कि हम आईए में हैं, तो आईए का मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। कहने का मतलब वो इंटर में है लेकिन वो आर्ट्स से ले रहे हैं। क्या लिए हुए हैं? आर्ट्स। और इस तरह से कोई कहता है हम आईएससी के स्टूडेंट हैं, तो आईएससी का मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। अर्थात वो इंटर में तो है परंतु साइंस लिए हुए हैं। और इस तरह से अगर आगे देखा जाए तो बोलते हैं आईकॉम, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, मतलब इंटर में है लेकिन वो कॉमर्स लिए हुए हैं। आगे मैं चर्चा विस्तार से करूंगा जिस दिन मैं सिलेबस बताऊंगा। 12th का मैं बहुत जल्द सिलेबस बताने वाला हूं, बिल्कुल नया पैटर्न, एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला जो पैटर्न जो भी बिहार बोर्ड जारी किया है, जिसके अंतर्गत आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश चाहे आप आर्ट्स रहिए या आप साइंस रहिए या आप कॉमर्स रहिए, अगर आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स के विद्यार्थी हो या साइंस के हो या कॉमर्स के हो, ये तीनों के लिए इंग्लिश सेम है। तीनों को इंग्लिश पढ़ना है और सेम इंग्लिश पढ़ना है। कितने लोगों को माइंड में सेट रहता है कि साइंस वाला दूसरा पढ़ेगा, आर्ट्स वाला दूसरा पढ़ेगा, कॉमर्स वाला दूसरा पढ़ेगा। जी नहीं,
जो आर्ट्स वाला पढ़ेगा सेम वही साइंस वाला को पढ़ना है, सेम वही आर्ट्स वाला को भी पढ़ना है और सेम वही कॉमर्स वाला को पढ़ना है। तीनों को सेम पढ़ना है, यहां तक कि पूरा जो तीनों का जो किताब है तीनों का किताब भी सेम पढ़ना है, समझे। और ग्रामर का एक एक टॉपिक तीनों को सेम पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मैं अगले वीडियो में आपको उस पर चर्चा करने वाला हूं। फिलहाल आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दूंगा और ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करने के बाद अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो आपको सिलेबस पर लाऊंगा। मैं पहले सिलेबस समझा दूंगा कि 11th एंड 12th में क्या सिलेबस है, क्योंकि कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर हम 11th में इस बार चले जाएंगे क्योंकि अभी मेरा मैट्रिक एग्जाम हो गया है और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बोला कि सर मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लाया हूं और मैं आपके वीडियो को फॉलो करता हूं सर, तो इसलिए आप सीरीज में बना करके हम लोगों के लिए 11th का सीरीज बनाइए सर, 11th और 12th का। तो देखिए मैं बता दूं 11th और 12th का इंग्लिश जो है बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट कहां पे है, तो डिफरेंट केवल लिटरेचर पोर्शन में है। 11th का बुक अलग होता है और 12th का बुक अलग होता है। बाकी जो ग्रामर आप 11th में पढ़िएगा वो सारा ग्रामर आपको 12th में भी पढ़ना है, समझे। तो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा, कैसे सिलेबस है और क्या पैटर्न है। सिलेबस एंड पैटर्न का डिफिनेशन में सबसे पहला वीडियो पर दिया था, मेरे आप चैनल पेज पर जाके वीडियो में देखिए, सबसे पहला पेज पर मैं सिलेबस एंड पैटर्न बताया था, ठीक है। लेकिन कल के वीडियो में बताऊंगा कि सिलेबस 12th का सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग आज जानने वाले हैं क्या, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का नियम। तो पहला पॉइंट, आप लोग अगर अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब मैं बोलने जा रहा हूं। और यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास चलाने वाला हूं बोर्ड पैटर्न पर, अर्थात 11th 12th का सिलेबस, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए देखते हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो है कि असर्टिव पहचानना है कि असर्टिव है कि नहीं। तो असर्टिव पहचानने का मैं नियम आप लोगों को पहले भी बताया हूं कि शुरू में सब्जेक्ट रहेगा और अंत में फुल स्टॉप रहेगा। अगर शुरू में सब्जेक्ट है अंत में फुल स्टॉप है, आप कहिए कि यह सेंटेंस असर्टिव है। क्या है, असर्टिव है। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होता है, तो अंतिम में रहता है क्वेश्चन मार्क। तो पहला नंबर आप पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का नियम में पहला पॉइंट लिखिएगा, सब्जेक्ट को अंदर तथा ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करके लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस जैसे दे दिया कि आई एम गोइंग देयर, सबसे पहले आप देखिए कि यह असर्टिव है कि नहीं है। शुरू में सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप है ना, तो ये क्या है, असर्टिव है। तो इस तरह से असर्टिव है, इसको इंट्रोगेटिव करना है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया, पॉइंट नंबर में फर्स्ट बताया हूं कि सब्जेक्ट को करना है ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पर और ऑक्सिलरी वर्ब को करना है सब्जेक्ट के जगह पर, अर्थात सब्जेक्ट को अंदर ऑक्सिलरी को बाहर। अर्थात यहां पर देखिए तो मैं एम को बाहर कर दूंगा और आई को अंदर कर दूंगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुआ? पहला स्टेप है, पहला स्टेप असर्टिव से इंट्रोगेटिव का पहला स्टेप, सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पर, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के जगह पर। अर्थात अगर हम खाटी में दम बोले, देहाती भाषा में कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर, समझे। चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है। यह फर्स्ट पॉइंट था, पॉइंट नंबर फर्स्ट लागू हुआ। सेकंड नंबर पॉइंट है, यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव हो तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव करेंगे, और यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव करेंगे। कहने का मतलब हुआ, यदि देखिएगा कि दिए गया मतलब जो भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसमें नो या नॉट या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो नीचे जब ट्रांसफॉर्मेशन करते रहिएगा तो नॉट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? नॉट लगा दीजिएगा। और जब पहले से ऑलरेडी नॉट लगा हुआ रहेगा, जब पहले से नॉट या नो या कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा हुआ रहेगा तो उसे आप हटा दीजिएगा। आप यहाँ पे सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, देखिए तो क्या यहाँ पर पहले से क्या नेगेटिव वर्ड है?
नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर हम नॉट दे देंगे, नॉट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, नॉट देने के बाद, नॉट देने के बाद सेंटेंस के बचे हुए बाकी सभी शब्दों को, बाकी बचे हुए सभी शब्दों को सेम टू सेम उसी ऑर्डर में लिख देते हैं। अर्थात ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ये नहीं कि गोइंग को पीछे करना है, देयर को आगे कर देना है, ऐसा नहीं, जिस ऑर्डर में जिस क्रम में रहेगा उसी क्रम में सेम टू सेम लिखते चल जाना है। तो देखिए तो बचा हुआ है गोइंग देयर, तो गोइंग देयर का यहाँ पे लिख देंगे गोइंग और देयर का लिख देंगे देयर। और सबसे लास्ट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, फोर पॉइंट याद रखिएगा, अंत के फुल स्टॉप को हटाकर क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अंत में यहाँ पे क्या है, फुल मार्क, देखिए फुल स्टॉप है तो यहाँ पे दे देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से देखिए ये था सेंटेंस असर्टिव और बन गया इंट्रोगेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक आध दो और एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। जैसे वो कह देगा कि he has eaten a mango, he has eaten a mango, इसको हम कहेंगे कि इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए। या कोई कह देगा कि कोई कह देगा आई नहीं कहते हैं, they are coming here from पटना, they are coming here from पटना। अब देखिए जब बनाने की बारी आएगा तो कैसे बनेगा, he has eaten a mango और they are coming here from पटना। सबसे पहली बात मैं क्या बताया हूं, सबसे पहली बात मैं बताया हूं कि अगर असर्टिव है तो पहचान लीजिए। देखिए शुरू में सब्जेक्ट है, अंत में फुल स्टॉप है, तो क्या यह सेंटेंस असर्टिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए दे सब्जेक्ट है, अंत में फुल स्टॉप है, ये बिल्कुल ही असर्टिव सेंटेंस है। तो जब भी सेंटेंस असर्टिव रहेगा तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना है तो सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर। तो हम सबसे पहले हैज को कर देंगे बाहर और ही को कर देंगे अंदर। इसमें नॉट नहीं ना है तो नॉट देंगे, नॉट देंगे। और ईटेन का ईटेन ही लिखेंगे, ए का ए लिखेंगे, मैंगो का मैंगो और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए आर को मैं करूंगा बाहर और दे को मैं कर दूंगा अंदर, और नॉट नहीं है तो नॉट दूंगा, और कमिंग कर दूंगा, और हियर कर दूंगा, फ्रॉम का फ्रॉम कर दूंगा, और पटना का पटना कर दूंगा, और अंत में दूंगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मेरा इंट्रोगेटिव बनकर रेडी है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, रहेगा कि आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। या फिर कह देगा कि ही वांट्स यू। या कोई कह देगा कि दे प्लेड फुटबॉल। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। पहला कह रहा है कि आई हैव नो मनी, ही वांट्स यू, ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल। बनाएंगे तो देखिए हैव को तो मैं बाहर कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैव को बाहर किया, आई को अंदर कर दूंगा। नो जब लगा हुआ है तो नीचे में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, मनी का मनी कर देंगे। क्या कर देंगे, मनी का मनी करेंगे। और यहाँ देखिए फुल स्टॉप है तो अंतिम में क्वेश्चन मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव करना है तो आपको तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिया V1 रहता है तो डू को बाहर किया जाता है, अगर V2 रहता है तो डिड को बाहर किया जाता है, और V5 रहता है तो डज को। ये नियम है, याद रखिएगा कि जब V1 रहेगा इसका मतलब क्रिया डू उसमें छिपा हुआ लिप्त रहता है, अगर V2 है तो डिड और V5 है तो डज। अब आप बताइए कि वांट्स का मतलब, वांट मतलब होता है चाहना,
और वंस का मतलब क्या हो गया, क्रिया का पांचवा रूप। तो पांचवा रूप है तो क्या छुपा हुआ है, डज, तो यहां पे हम कहेंगे क्या, डज, और ही लिखेंगे। सेंटेंस में नो या नॉट लगा हुआ है कहीं पर, नहीं है, तो नीचे में हम नॉट दे देंगे। इस तरह के वंस है। और फिर एक सबसे बड़ा नियम याद रखेगा, जैसे ही सेंटेंस में डू, डिड या डज आता है तो पहले से क्रिया V1 रहे, V2 रहे, V5 रहे, वो सब कोई मतलब नहीं है। इस सीधा कहता है कि हम आएंगे तब V1 लेंगे। क्या लेंगे, V1 लेंगे। आप याद कीजिएगा जाकर के देखिएगा, वर्ब जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए होंगे रिलेशन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच क्या संबंध होता है, तो वहां पे बताए थे कि डीएम साहेब, डीएम, डी और एम, डीएम साहब जो है वो पहला रूप लेते हैं। अब डीएम क्या होता है, तो डी से डू, डज, डिड, और एम से होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है या डू, डज, डिड आता है तो केवल क्रिया का पहला रूप लेता है। ये बात मैं बताया था। तो यहाँ पे देखिए वांट्स है, तो यहाँ पे वांट्स का केवल वांट लिखेंगे V1, और देखिए बचा हुआ यू है तो यू का यू कर देंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए V2 है तो इसलिए डिड को मैं बाहर करूंगा, तो डिड के बाद दे और नॉट नहीं है तो दूंगा, और प्लेड का हो जाएगा प्ले, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिड आया है इसलिए प्ले, और फुटबॉल का फुटबॉल, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का नियम, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का नियम। इसमें कुछ नोट पॉइंट है जिसकी चर्चा मैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव समय में कर दूंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का यह है नियम। चलिए तो फोर्थ नंबर की मैं अब चर्चा कर लेता हूं, इंट्रोगेटिव से, किससे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का नियम। जी हाँ, फोर्थ नंबर क्या है, तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का नियम। अर्थात यदि सेंटेंस देखेंगे कि किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएंगे। चलिए तो इसमें भी याद रखिएगा पहला नंबर पॉइंट, जैसे अगर मान लीजिए कहेगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इस तरह से ये क्वेश्चन है, और इसको मैं कह रहा हूं असर्टिव करने के लिए, क्योंकि अब मैं पढ़ने वाला हूं इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का नियम। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो यह सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, तो इसको मैं क्या करने वाला हूं, असर्टिव करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, असर्टिव। तो असर्टिव करने का नियम क्या है, ध्यान समझिएगा, वो उसी का नियम चलेगा, सब अपोजिट चलेगा, जितना भी नियम उसमें पढ़े ना असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, उसी का उल्टा नियम लगाइए, सब हो जाएगा। पहला नियम इसमें चलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब की जगह, अर्थात सब्जेक्ट को बाहर ऑक्सिलरी को अंदर। और वहां पर क्या पढ़े थे, ऑक्सिलरी को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर, क्योंकि बाहर में पहले से सब्जेक्ट था इसलिए हम लोग को अंदर में सब्जेक्ट करना पड़ा था। पर जब इंट्रोगेटिव देखिएगा तब पहले से बाहर देखिए ऑक्सिलरी है, अंदर में सब्जेक्ट पहले से है, तो इसलिए सब्जेक्ट को करेंगे बाहर और ऑक्सिलरी को करेंगे अंदर। समझे, सब्जेक्ट को करेंगे बाहर, ऑक्सिलरी को करेंगे अंदर। इस बात को पढ़ना पड़े। तो यू को हम कर दिए बाहर और हैव को मैंने कर दिया अंदर, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर मैं लिख दिया हूं। चलिए पॉइंट नंबर 2, यदि सेंटेंस में नो या नॉट अर्थात नेगेटिव वर्ड है तो हम नेगेटिव वर्ड का नीचे में यूज नहीं करेंगे, और यदि नहीं है तो नॉट लगाएंगे। चलिए नॉट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा क्योंकि है नहीं। और तीसरा पॉइंट, जो भी मने रहता है बचा हुआ पार्ट उसको मैं सेम टू सेम लिखता हूं। पॉइंट नंबर 3, तो बचा हुआ पार्ट है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड का हो जाएगा कंप्लीटेड, और योर है तो योर का योर, और वर्क है तो वर्क का वर्क। और लास्ट पॉइंट इसमें याद करना है कि क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप लगाते हैं।
क्वेश्चन मार्क के बदले क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह से आप देखिए बन गया है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब आप इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करके देखिए तो देखिए ये रूप आ जाएगा, क्योंकि देखिए पहले बोलूंगे ऑक्सिलरी को बाहर कीजिएगा, सब्जेक्ट को अंदर कीजिएगा तो हो जाएगा हैव यू, और देखिए नीचे नॉट लगल है तो ऊपर तो नॉट नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। बाकी बचा कंप्लीट योर वर्क तक, कंप्लीट योर वर्क फुल स्टॉप तक क्वेश्चन मार्क देंगे। देखिए तो बना कि नहीं बना, ये इंट्रोगेटिव से असर्टिव के ऐसा आया, असर्टिव से इंट्रोगेटिव की जगह तो फिर ऐसा आएगा, तो दोनों क्या है, सही है कि नहीं। तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव आने क्या तरीका। चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे रहेगा डिड यू हेल्प राम, डिड यू हेल्प राम, या रहेगा कि डज मोहन नॉट गो टू स्कूल। चलिए ये दो क्वेश्चन आप बढ़िया समझ लीजिएगा, आपका इंट्रोगेटिव से असर्टिव रूप क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं यू को बाहर कर दिया, चलिए बाहर हो गया। डिड अंदर में जाएगा तो डिड रह जाएगा, ऊपर में नॉट नहीं है तो नीचे में नॉट हो जाएगा, हेल्प का हेल्प ही रह जाएगा और राम का राम हो जाएगा, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं हुआ। डिड नहीं हटेगा क्योंकि नॉट लगा है, अगर नॉट नहीं लगता तो डिड हटता, और जैसे ही डिड हटता ना तो हेल्प को भी2 करके चल जाता, क्योंकि याद है डू हटेगा तो क्रिया को V1 करके जाएगा, डज हटेगा तो क्रिया को V5 करके जाएगा, और डिड हटेगा तो क्रिया को V2 करके जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पे हट भी नहीं क्या है। अब देखिए मोहन यहाँ पे अगला सेंटेंस में है, तब मोहन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर, तो मोहन बाहर हो जाएगा, मोहन बाहर हुआ ना। अब डज है तो डज को मैं अंदर कर दिया तो डज हो गया। नॉट क्या हट जाएगा ना, क्योंकि नॉट है तो नॉट तो लिखा नहीं, हट गया। तो आप लिखिए गो का गो और टू का टू और स्कूल का स्कूल और फुल स्टॉप, जो कि ये गलत है, जो क्या है, गलत है, क्योंकि डज को भी हटाना पड़ेगा। डज या तो नेगेटिव में या तो इंट्रोगेटिव में आता है, लेकिन अफर्मेटिव में डज नहीं आता। अगर डू या डज या डिड अफर्मेटिव में आएगा तो वह एम्फैटिक बन जाएगा, असर्टिव नहीं बनेगा, एम्फैटिक बनेगा। और हमें बनाना क्या है, असर्टिव। तो डज को हटाना पड़ेगा, तो मोहन का मोहन लिखिए, और डज जब हटेगा तो इसको V5 करेगा, तब गो का क्या हो जाएगा, गोज, और टू का टू और स्कूल का स्कूल। अब जाके क्या हो गया, सही हुआ, मोहन गोज टू स्कूल। आप इससे बना के देखिएगा तो आपका ये रूप आ जाएगा। ऐसा नहीं इससे भी बनाइएगा तो यही रूप आएगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका गलत है क्योंकि ये एम्फैटिक हो गया है, समझे। तो इस तरह से, और देखिए जैसा कि मैं पीछे ही बोला था कि एक नोट पॉइंट पढ़ना है। कौन पॉइंट पढ़ना है, नोट पॉइंट, जिसकी चर्चा मैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव में करूंगा। चलिए अब मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, एकदम ध्यान से, नजर इधर मत कीजिएगा, क्योंकि बढ़िया से देखिएगा बढ़िया समझ में आएगा। एकदम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो को देख लीजिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, समझे। और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। और भी कोई टॉपिक से अगर कोई संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित यदि आपको प्रॉब्लम होता है, लगता है कि सर हमें वॉइस में प्रॉब्लम है, सर हमें ये में प्रॉब्लम है, वो में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए। जितना जल्द हो सकेगा मैं आपके उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको आर्टिकल में प्रॉब्लम है, कि आपको नाउन में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको वॉइस में है, या नरेशन में है, या टेंस में है, ट्रांसलेशन में है, या यूज ऑफ मॉडल में है, प्रीपोजिशन में है, कंजक्शन में है। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कीजिए। ऐसे में आपको बिल्कुल सीरीज से ही मैं क्लास चला रहा हूं, शुरू से क्लास ले रहा हूं, ठीक है। आप शुरू से वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आपको आएगा। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत रह जाती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को पढ़ करके हम आपकी समस्या को दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए देखिए नोट पॉइंट क्या है से समझेगा, नोट कर दीजिए या स्टार कर दीजिए, नोट पॉइंट या स्टार पॉइंट। जब देखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हु से रहेगा, WHO, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हु से रहेगा तो वैसे सेंटेंस का असर्टिव कैसे करेंगे। तो देखिए जब हु से रहेगा तो सेंटेंस जो है वो दो तरह के रह सकता है। जब अगर हु से रहेगा तो सेंटेंस दो तरह के रहेगा। पहला, जब हु से रहेगा और सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, क्या रहेगा, अफर्मेटिव,
जब देखिए कि क्वेश्चन का शुरुआत माने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हु से रहे और सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट रूप में नो वन या नोबडी, नो वन या नोबडी या नन का प्रयोग कर सकते हैं। आप नो वन दीजिए, नोबडी दीजिए, नन दीजिए, तीनों में आप कोई भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये वाला देंगे कि वाला देंगे कि वाला, तीनों में आपको जो अच्छा लगता है आप दीजिए, जो आपको याद है वो आप दे सकते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर ध्यान दे दीजिए ना, जैसे कहेगा ना कि हु, ऐसे रहेगा हु कैन किल अ लायन, हु कैन किल अ लायन। अब देखिए हु कैन किल अ लायन, अब इसको कह रहा है कि आपको असर्टिव करने के लिए, तो देखिए तो इंट्रोगेटिव है ना जी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो इसको इंट्रोगेटिव करना है। तो आपको जब इंट्रोगेटिव से, सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं करना, असर्टिव करना है, इंट्रोगेटिव तो है ही, तो असर्टिव करना है। तो असर्टिव करना है तो सबसे पहले देखिए हु से स्टार्ट है, और अभी मैं बता रहा हूं कि जब कोई क्वेश्चन हु से स्टार्ट रहेगा तो देखना है कि हु से स्टार्ट है, और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नो वन, नोबडी या नन में से कुछ भी एक देना है। तो देखिए तो हु से स्टार्ट हुआ है, और देखिए तो सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव का मतलब कि नेगेटिव वर्ड कुछ नहीं आया है, नो, नॉट, नॉट, ये सब वगैरह वगैरह पहले से नहीं आया है। तो जब नहीं आया है तो इसमें से कोई दो, चलिए मेरा मन किया कि नो वन देते हैं तो हम नो वन दे दिए, बाकी हु को हटा दीजिए, एकदम सेम टू सेम छाप दीजिए, कैन का कैन, किल का किल, ए का ए, लायन का लायन, आप फुल स्टॉप, बन गया होगा नो वन कैन किल लायन, हो गया नो वन कैन किल लायन। कहेगा ना कि हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। अब इसको कह रहा है असर्टिव कीजिए, फिर से देखिए तो हु आया, क्या आया, हु, और हु आया, सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, तो फिर से नो वन, नोबडी, नन, चलिए मैं नन लगा देता हूं, नन कर देता हूं कि नन हैज सीन द वाइन, सीन द विंड, इस तरह से। तो यहां पर आप देखे होंगे ये क्वेश्चन था, मैं अभी क्या बता रहा हूं कि जब हु से स्टार्ट रहेगा, किससे स्टार्ट रहेगा, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से, और ये तो एकदम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न बनता है। जब भी अगर आपसे कोई पूछता है तो इस तरह के आपको पूछेगा, या कोई भी एग्जाम में पूछ देता है, बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं। क्या होता है कि उसको हु वाला याद नहीं रहता है तो अफर्मेटिव नेगेटिव का नियम याद नहीं रहता है, अगर ये नियम भी याद रहता है तो आगे में ये नहीं याद रहता, फिर बाद में क्या लिखना है, तो कैसे न कैसे फंस ही जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, इस बात को बढ़िया से देख लेना है। हु से स्टार्ट रहेगा, WHO अगर हु रहेगा तो याद रखिएगा कि हु अगर अफर्मेटिव है तो नो वन, नोबडी या नन देना है, और हु को हटा के बाकी जो भी वर्ड रहेगा सेम टू सेम लिख देना है, समझे। चलिए अब मैं बात करता हूं कि हु से स्टार्ट रहेगा लेकिन सेंटेंस निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव। जैसे रहेगा कि हु हैज नॉट, हु हैज not eaten, अगर इस तरह से, मैंने कहने का मतलब है, एग्जांपल यहाँ पे नहीं, जब सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो हु से रहेगा और सेंटेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। देखिए तो हु से और अफर्मेटिव था तो नो वन, नोबडी या नन लिखे, उसी तरह से जब हु से रहेगा और नेगेटिव रहेगा तो आपको देना है एवरीवन, या दे देना है एवरीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कहेगा कि हु हैज नॉट ईटेन फूड, हु हैज नॉट ईटेन फूड। तो याद रखिएगा, देखिए हु से स्टार्ट है तो मैं नो वन दे सकता था, परंतु अफर्मेटिव रहेगा तब ना, देखिए तो ये नेगेटिव है, तो जब हु से स्टार्ट नेगेटिव रहेगा तो एवरीवन या एवरीबॉडी देना है, और सेम टू सेम लिखना है, लेकिन नॉट को हटा देना है। जैसे देखिए इसके बदले में हम दे दिए यहाँ पर क्या, तो एवरीवन दे दिए, एवरीवन, हैज को हैज लिखेंगे और इसको हमको क्या कर देना है, हटा देना है, और ईटेन का ईटेन कर देंगे और फूड का
वुड कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा कि हु डज नॉट नो अबाउट गांधी जी। ठीक है, इस तरह से हु डज नॉट नो अबाउट गांधी जी। अब इसको कहेगा कि आपको असर्टिव करना है। देखिए हु से स्टार्ट है, नॉट आया है तो एवरीवन या एवरीबॉडी देना पड़ेगा। तो चलिए मैं देता हूं एवरीवन लगा दिया। आप एवरीबॉडी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो पता होगा यहां से नॉट को हमें हटाना पड़ेगा। जब नॉट हटेगा, क्या हटेगा? नॉट। जब नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा ना, डज भी कहेगा ना कि हम नहीं रहेंगे। आप देखिए पिछला सेंटेंस देखिएगा, डज को खाली आप लिख दिए थे तो सेंटेंस क्या हो गया था? गलत। तो इसलिए डज को भी हटना पड़ेगा, नॉट को भी। यहां पर हैज इसलिए नहीं हटा क्योंकि ये आता है अफर्मेटिव में, लेकिन डू, डज या डिड बिना नॉट के सहायता के अफर्मेटिव में नहीं आता है। तो इसलिए डज और नॉट दोनों हटेगा। तो नॉट तो हटेगा ही, और जब डज हटेगा तो इसको V5 करेगा। तो नो का V5 क्या हो जाएगा? नोस। और अबाउट का हो जाएगा अबाउट, और गांधी जी का हो गया गांधी जी, और लास्ट हो जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम कर देंगे क्या? असर्टिव। तो देखिए आपको मैं बताया कि हु क्वेश्चन का रहेगा तो उसका असर्टिव करने का ये नियम है। अफर्मेटिव और नेगेटिव याद रखिएगा कि हु से अफर्मेटिव तो नो वन या नोबडी देना है, और हु से स्टार्ट है अगर नेगेटिव है तो एवरीवन या एवरीबॉडी देना है। और इस तरह से उल्टा आप याद रखिएगा कि जब कोई सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत नो वन, नोबडी, नन या एवरीवन या एवरीबॉडी से हो तो उसे इंट्रोगेटिव करने के लिए हु की सहायता लेते हैं। यही बात आपको मैं असर्टिव वहां पे समझाने वाला था, परंतु वहां पे जब मैं समझाता तो शायद आपको समझ में पूरा नहीं आता, पर अब आप बढ़िया से समझ सकते हैं जब आप ऐसे सेंटेंस रहेगा तो कैसे इंट्रोगेटिव कीजिएगा। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव से असर्टिव, जो कि आपका क्या हुआ? समाप्त हो गया। और चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के 5वें नंबर पे पहुंचते हैं। 5वां नंबर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो 5वां नंबर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को करना है वो है एक्सक्लामेटरी। क्या है? एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लामेटरी से असर्टिव करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको ये आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब आप नरेशन बनाइएगा तो बिना असर्टिव किए हुए आपका नरेशन बनेगा ही नहीं। तो उस समय आपको जरूरत जरूर पड़ेगा, तो उस समय की जरूरत पड़ेगा तो हम अभी सीख लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे नरेशन के समय में, बढ़िया से याद हो जाएगा। तो एक्सक्लामेटरी से असर्टिव कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट नंबर पहले फर्स्ट देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो, याद रखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो तरह के आते हैं। एक वैसे जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, और एक वैसे होते हैं जो एक्सक्लामेशन वर्ड से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? एक्सक्लामेशन वर्ड से। तो एक व्हाट या हाउ से शुरू होता है और एक एक्सक्लामेशन वर्ड से शुरू होता है। व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेशन वर्ड जैसे अलास, वाओ, ब्रेवो, वेल डन, है ना, फी, इस तरह के वर्ड होते हैं। ओ डैट, ये सब। तो दो तरह के मुख्य रूप से हमें जानना है इसके बारे में। इसके बारे में भी जानना है कि अगर एक्सक्लामेशन वर्ड से शुरू होगा तो उसका असर्टिव कैसे करेंगे, लेकिन हमें मुख्य रूप जानना है व्हाट या हाउ के बारे में। मैं इसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं करूंगा, मैं केवल व्हाट या हाउ वाले की चर्चा करूंगा। जैसे अगर रहेगा कि अल्लाह ही रूम्ड, तो इसका असर्टिव कैसे करेंगे। फिर डोंट टच मी, तो इसका असर्टिव कैसे करेंगे। हुर्रे वी हैव वन द मैच,
तो इसका असर्टिव कैसे करेंगे। तो मैं इस तरह के सेंटेंस की चर्चा आज के वीडियो में नहीं करूंगा, ये मैं कब करूंगा, जब मैं आपको नरेशन पढ़ाते रहूंगा उस समय कर दूंगा। लेकिन अभी मैं व्हाट या हाउ वाले की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी पड़ता है। देखिए ध्यान से, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस कारण से मैं इसकी चर्चा नहीं करने वाला हूं, केवल इसकी चर्चा करने वाला हूं। और लगले आपको मैं एम्फैटिक बनाने का नियम बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो व्हाट या हाउ से पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो तो ए नंबर पॉइंट, यदि व्हाट या हाउ के तुरंत बाद, यदि व्हाट या हाउ के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव रहे तो वेरी देते हैं, व्हाट या हाउ के बदले वेरी देते हैं। और बी नंबर पॉइंट, यदि व्हाट या हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव न रह करके नाउन रहे तो वंडरफुल, ग्रेट या फाइन, वंडरफुल, ग्रेट या फाइन ईटीसी वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और नोट पॉइंट याद रखने वाली बात है, यदि व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नाउन के अनुसार ही, सी, इट या दे का प्रयोग करते हैं, एवं सेंटेंस के अर्थ के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज या आर या वाज या वेयर देते हैं। इस सारे बातों को याद रखिए और एग्जाम्पल पे पहुंचिए। देखिए जैसे कहेगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी वाज। अब इसको कहेगा कि असर्टिव कीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी वाज। कोई कह देगा व्हाट अ हॉल। अब ये देखिए दोनों को मैं असर्टिव करने के लिए कर रहा हूं। तो देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी वाज, तो देखिए सब्जेक्ट तो है सी और वाज ऑक्सिलरी, तो सबसे पहले हम कह देंगे सी वाज। अब देखिए व्हाट के बाद जो आया है वो आया है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल आप बताइए एडजेक्टिव है कि नाउन है? बिल्कुल एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा तो क्या लिखना है, तो वेरी देना है। क्या देना है? वेरी। तो यहाँ पर क्या देंगे, ए का ए छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेरी। तो सी वाज अ वेरी, और ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल लिखिए, और गर्ल का आप लोग गर्ल लिख दीजिए। सी वाज तो पहले ही लिखा गया इसलिए आप फुल स्टॉप कर दीजिए, बन गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी वाज, तो बना सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसको बढ़ाएंगे, इसमें आप देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो नाउन पे जाइए। तो नाउन क्या है? हॉल। हॉल मीन्स झरना, तो झरना एक निर्जीव है तो इसलिए हम इट मान सकते हैं, तो इट। और सिचुएशन के अनुसार हो सकता है कि ये बात पहले कही गई और आप उसको व्याख्या किया जा रहा है कि व्हाट अ फॉल, मतलब वो फॉल मतलब झरना देखा था, या हो सकता है कि वो देख रहा हो अभी प्रेजेंट में, तो दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर माने प्रेजेंट में हो तो कोई कहेगा ईट के साथ ईज दे देगा, और ए है तो ए का ए रहने देगा। व्हाट के बाद देखिए फॉल नाउन आया है, अगर एडजेक्टिव आता तो वेरी देते, पर नाउन आया है तो वंडरफुल, ग्रेट, फाइन, तीनों में से कुछ दे सकते हैं। मैं चलिए ग्रेट देता हूं, तो ग्रेट और फॉल का फॉल। अगर कोई कहे सर हम यहाँ पे ग्रेट ना देके वंडरफुल फॉल करते तो क्या गलत होता? नहीं। फाइन देते गलत होता? नहीं। आपको इसके अनुसार देखना है कि कौन ज्यादा सुटेबल है, समझे। तो देखिए इट इज अ ग्रेट फॉल, या अगर कोई कहेगा कि सर अगर मैं बना दूं इट वाज अ ग्रेट फॉल, तो क्या यह गलत है? नहीं, यह भी नहीं गलत है, क्योंकि इस सिचुएशन में बोला हूं अर्थ के अनुसार आप इज या आर दीजिएगा या वाज या वेयर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कर सकते हैं, समझे। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, और सबसे लास्ट जो मेरा था, छठा नंबर जो है, 6 नंबर जो है, वो है आपको हाउ टू मेक एम्फैटिक। हाउ टू मेक एम्फैटिक। एम्फैटिक कैसे बनाए, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से समझिएगा, एकदम अच्छा से, क्योंकि एम्फैटिक बनाना जो है ये बहुत ही कठिन तो होता है, लेकिन जब समझिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एम्फैटिक का ट्रांसलेशन अक्सर बच्चों को परेशान करता है। सबसे पहले याद रखिए कि जब सेंटेंस एम्फैटिक बनता है तो हिंदी के अर्थ में अवश्य या जरूर या है ही या ही तो
ही तो जुड़ जाता है। अगर कोई भी सेंटेंस का अगर आप एम्फैटिक करते हैं तो अवश्य, जरूर, है ही तो, इसमें से कोई ना कोई एक वर्ड आपको हिंदी अर्थ में जुड़ेगा। जैसे देखिए, अगर कोई कहता है ना कि मैं पढ़ता हूं, तो यह एक सामान्य सेंटेंस है, यह एक जनरल है। ये क्या है? जनरल सेंटेंस है। लेकिन कह देगा मैं अवश्य पढ़ता हूं, मैं अवश्य पढ़ता हूं, मैं जरूर पढ़ता हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं। तो ये सब जो हुआ ये सब इम्फैटिक हो गया। क्या हो गया? इम्फैटिक। तो इस तरह से ये इम्फैटिक बना, परंतु ये क्या है? जनरल है। कौन सेंटेंस है? जनरल सेंटेंस। तो याद रखिएगा कि जब आवश्यक या जरूर, मतलब अवश्य या जरूर जब लग जाता है तब वो क्या बन जाता है? इम्फैटिक। तो यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ता हूँ जनरल है, अवश्य पढ़ता हूँ, जरूर पढ़ता हूँ, ही तो ये सब क्या है? इम्फैटिक है। ये सब क्या है? इम्फैटिक है। ये सारी बातों को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये सब क्या है? इम्फैटिक है। क्या है? इम्फैटिक। क्या है? इम्फैटिक। तो देखिएगा, इम्फैटिक बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे? तो ज्यादा नहीं, मैं पहला पॉइंट की डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को इम्फैटिक करने के लिए मेन वर्ब के पहले डू या डज लगाते हैं। डू या डज। जैसे रहेगा कि ही प्लेज क्रिकेट रहेगा, वी ईट फूड। अब इसको जब करना है इम्फैटिक, तो ही प्लेज क्रिकेट का क्या हो जाएगा? तो हम बोल देंगे कि ही डज आप प्ले हो जाएगा ना, ही डज प्ले क्रिकेट। क्योंकि आपको पता है कि डू या डज लगता है तो केवल क्या लगता है? V1। तो यहाँ पे देखिए प्लेस था, तो इसलिए मैं क्या कर दिया? प्ले। वी ईट फूड, तो हम कह देंगे वी डू ईट फूड। मतलब क्या समझेगा? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब क्या हुआ? वह क्रिकेट खेलता ही तो है, वह क्रिकेट अवश्य खेलता है, वह क्रिकेट जरूर खेलता है। यहाँ देखिए, वी ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं, और यहाँ पर वी डू ईट फूड, हम लोग खाना खाते ही तो हैं, हम लोग खाना अवश्य खाते हैं, हम लोग खाना जरूर खाते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए पॉइंट नंबर मैं 2 की चर्चा कर देता हूं। पॉइंट नंबर 2 में याद रखिएगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने के लिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को इम्फैटिक करने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को इम्फैटिक करने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को इम्फैटिक करने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, मेन वर्ब पहले डिड, किसको? तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होगा तो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कहेगा कि आई वेंट देयर। अब इसको बनाएंगे तो जाएगा कि आई डिड गो देयर। अब देखिए कह रहा है कि मैं वहां जाता था, आई वेंट देयर, मैं वहां जाता था, मैं वहां अवश्य जाता था, मैं वहां जरूर जाता था, मैं वहां जाता ही तो था। ये हो गया इसका हिंदी। अर्थात इसका हिंदी हुआ कि मैं वहां जाता था, और इसका हिंदी हो गया कि मैं वहां जाता ही तो था, या कह सकते हैं कि मैं वहां अवश्य या जरूर जाता था, इस तरह से। तो ये इम्फैटिक बना, समझे? तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए पॉइंट नंबर मैं 3 की चर्चा करता हूं, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इम्फैटिक का फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंस को
इम्फैटिक बनाने के लिए शैल एवं विल का अल्टरनेटिव चेंज कर देने से होता है। जैसे जनरल नियम कहता है, फ्यूचर टेंस का जनरल कहता है कि आई और वी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल, और बाकी आई और वी को छोड़ के सभी सब्जेक्ट के साथ क्या देना है, विल। लेकिन जब इसी को हमको इम्फैटिक करना होगा, क्या करना होगा, इम्फैटिक, तो होगा क्या कि आई या वी के साथ हमको देना है विल और बाकी दुनिया के सारे सब्जेक्ट के साथ देना है शैल। इस तरह से आप केवल फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं, फ्यूचर के चारों भेद का आप इम्फैटिक बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के चारों भेद में आप देख सकते हैं कि वहां पे शैल और विल रहता है। जैसे कोई कहता है कि आई शैल गो, आई शैल गो, तो आई शैल गो का यदि आप कह देते हैं आई विल गो, तो ये आपका इम्फैटिक हुआ। आई शैल गो का मतलब हुआ कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, और आई विल गो का मतलब हुआ कि मैं अवश्य जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, तो ये इम्फैटिक हो गया। क्या हो गया, इम्फैटिक। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को, किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस को इम्फैटिक करने के लिए, इम्फैटिक करने के लिए सेंटेंस के शुरू में डू लगाते हैं। केवल डू, डज नहीं, केवल डू, डज या डिड नहीं देते हैं, केवल डू लगाते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर मतलब गरीब की मदद कीजिए, तो हेल्प द पुअर एक क्या है, इंपेरेटिव है। देखिए इंपेरेटिव का 3 पार्ट्स है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, या आपका हो सकता है एडवाइस, कोई भी पार्ट हो। आपको अगर उसका क्या बनाना है, क्या बनाना है, अगर आपको इम्फैटिक बनाना है तो केवल डू लगा दीजिए, तो हो जाएगा डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर, ये इम्फैटिक हो गया। जैसे हेल्प द पुअर का मतलब हुआ कि गरीब की मदद कीजिए, और डू हेल्प द पुअर का मतलब हुआ गरीब की मदद अवश्य कीजिए, गरीब की मदद जरूर कीजिए, ये हो गया। लेकिन ये इंपेरेटिव वाला में जो इंपेरेटिव का आप लोग बनाते हैं इम्फैटिक, इसका एक नोट पॉइंट याद रखिएगा। नोट पॉइंट क्या है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज, काइंडली, नेवर, प्लीज, काइंडली, नेवर, डोंट, ईटीसी वर्ड से रहेगा, अर्थात यहाँ देखिए मेन वर्ड था ना, अगर ये सब वर्ड से रहेगा तो डू का प्रयोग शुरू में ना करके इन सब वर्ड के तुरंत बाद कर देंगे। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे रहेगा ना कि प्लीज, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, अब इसको क्या करना है, इम्फैटिक। तो एकरा में अगर आप कहते हैं कि डू प्लीज गो देयर, डू प्लीज गो देयर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें कैसे करना है, तो प्लीज को पहले लिखना है और डू को पीछे लिखना था, प्लीज डू गो देयर, प्लीज डू गो देयर, ये आपका क्या हो गया, सही। तो याद रखिए कि ऐसे इंपेरेटिव का इम्फैटिक करने के लिए सेंटेंस के शुरू में हम लोग डू लगाते हैं, परंतु जब इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज, काइंडली, नेवर, डोंट से रहेगा तो इन सब वर्ड के तुरंत बाद डू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से चलिए इसमें पॉइंट नंबर हम लोग अगले 5 देख लेते हैं। क्या देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 है वैसे सेंटेंस जिसमें हैज या हैव हो, हैज या हैव हो, तो उसका इम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव या डज हैव, डज हैव, डज हैव या डू हैव का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, डज हैव लगाएंगे या डू हैव लगा देंगे। जैसे कि हैज का और हैव का अगर इम्फैटिक करना होगा तो हैज का रूप हैव हो जाता है, और अगर हैज के बदले देना है तो उनको डज दे देंगे। क्या देंगे, डज, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पर हैव नहीं हैज था, हैज रहेगा तो डज है, और हैव है तो डू है, क्योंकि डू प्लूरल है। अब कहिए सर डज हैज क्यों नहीं हुआ, डू हैव तो समझ गए, डज हैज क्यों नहीं हुआ, तो आपको याद रखिएगा कि कंपाउंड का निर्माण केवल हैव करता है। कौन करता है, हैव। जैसे कोई कहे कि आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, तो इसको हम लोग को इम्फैटिक कर देना है, तो आई डू हैव अ काउ हो गया।
इस तरह से कोई कहेगा कि ही हैज अ पेन, तो क्या हो जाएगा कि ही डज हैव अ पेन। अर्थ देखिए, आई हैव ए काउ का मतलब हुआ कि मेरे पास एक गाय है, और आई डू हैव ए काउ का मतलब हुआ मेरे पास एक गाय ही तो है, मेरे पास एक गाय अवश्य है, मेरे पास एक गाय जरूर है, ये हो गया। He has a pen, उसके पास एक कलम है। He does have a pen, उसके पास एक कलम ही तो है, उसके पास एक कलम अवश्य है, उसके पास एक कलम जरूर है, ये हो गया। इस तरह से आपको लास्ट पॉइंट इसका एम्फैटिक का याद रखिएगा, 6 नंबर पॉइंट, हैड वाले को जब सेंटेंस में हैड होगा तो उसका एम्फैटिक करने के लिए डिड हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड हैव का। तो जैसे देख लीजिए, जैसे उनको कहना होगा कि आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। तो बनाऊंगा तो कहेंगे कि आई डिड हैव नो मनी। अब इसमें क्या हो गया? आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। आई डिड हैव नो मनी, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मतलब कि मेरे पास पैसा था ही नहीं। कह सकते हैं मेरे पास पैसा था ही नहीं, मेरे पास पैसा अवश्य नहीं था, मेरे पास पैसा जरूर ही नहीं था, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था एम्फैटिक बनाने का नियम। और इस तरह से आप लोग आज के इस वीडियो में आप लोग क्या सीखे? तो आज आप लोग इस वीडियो में सीखे हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। क्या असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव फिर कैसे बनेगा, ये सीख लिए। फिर आप लोग देख लिए एक्सक्लामेटरी से बारे में देखिए, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव कैसे बनेगा वो देख लिए। और फिर आप लोग क्या देखे? तो आप लोग देखे कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग एम्फैटिक कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप लोग 4 ट्रांसफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोग सीखे हैं। पिछले क्लास के वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाया था अफर्मेटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से अफर्मेटिव, और साथ ही मैं वहां पे चर्चा किया था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इन सारे बातों की मैं चर्चा पिछले क्लास के वीडियो में किया था। और देखिए बहुत सारे टॉपिक की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। आपको ऑक्सिलरी वर्ब जैसे 24 होता है उसे याद करने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से एक सुंदर सा ट्रिक प्रस्तुत किया हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत उसे याद कर सकते हैं। और आप लोग इसी चैनल के माध्यम से आगे भी इंग्लिश का सुंदर सुंदर टॉपिक, प्यारा प्यारा टॉपिक आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिना रटे हुए मैं प्रतिदिन एक नया नया वीडियो मैं अपने इस चैनल पे लाता हूं। और अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंग्लिश में शुरू से अंत तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जहां पर भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे YouTube चैनल पे कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए और वहां पे पूछिए हमसे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आपकी समस्या को समाधान करने में हम थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे। और आप मेरे चैनल को ऐसा ही देखते रहिए, और अपने दोस्तों के पास, अपने संबंधी के पास, अपने जितने भी जानकार व्यक्ति आपके माइंड में है, जो भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, कुछ पर भी है, उन सब के पास मेरे इस वीडियो को और मेरे पिछले वीडियो को लिंक को शेयर जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।